नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूसीसी और एक देश एक चुनाव होगा अगला मिशन। भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बताया आगे का प्लान। राजधानी में सीएम योगी बोले, कविता मंचों के लिए बदनाम रहा यूपी, अब बना ड्रोन शक्ति का हब, यह स्टार्टअप्स का नया युग। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, मोबाइल में चौंकाने वाले सबूत, ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी आकाओं को भेजने थे नरसंहार के वीडियो। जेएल अधिग्रहण मामला, सुप्रीम कोर्ट से वेदांता को झटका, अदानी की 14,535 करोड़ की बोली पर नहीं लगाई रोक। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलना तय, विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू होगी प्रक्रिया, 26 मई तक है कार्यकाल। इस बार भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड को देंगे कई योजनाओं की सौगात, 5 महीने बाद 14 अप्रैल को आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निःशुल्क एडमिशन पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के निजी स्कूलों ने एडमिशन प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। वजह है, पिछले 14 सालों से प्रतिपूर्ति राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं है और इस पैसे का सीधा असर गरीब और वंचित बच्चों पर पड़ेगा, जिनके लिए निजी स्कूलों के दरवाजे बंद हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निःशुल्क प्रवेश को लेकर इस वर्ष बड़ा विवाद खड़ा हो गया। प्रदेश के निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत होने वाली एडमिशन प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है, जिससे कि हजारों गरीब और वंचित विद्यार्थियों के सामने शिक्षा का संकट खड़ा हो गया। इस पूरे मामले पर के न्यूज इंडिया से के हमारे संवाददाता नरेंद्र पांडे ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता से खास बातचीत की है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, अच्छे स्कूल में जा सके, अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे टीचर मिल सके, ये व्यवस्था केंद्र सरकार ने चालू की थी, राज्य सरकार ने उसे आगे बढ़ाया। लेकिन अभी कुछ समय से जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, वे आरटीई के तहत जिन गरीब बच्चों को लेना था उन्हें प्रवेश देने से मना कर रहे हैं। मेरे साथ में है छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी। इनसे समझते हैं कि ऐसा निर्णय क्यों लिया जा रहा है, क्या कारण है, क्या बाधाएं आ रही हैं। राजीव जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोग मना कर रहे हैं कि प्राइवेट में अब हम बच्चों को नहीं लेंगे आरटीई के तहत? आरटीई का जो शुरुआत हुई थी 2011 से, उस समय छत्तीसगढ़ सरकार ने शुल्क जो निर्धारित किया था वो 1 से 5वीं तक 7,000 रुपये, 6वीं से 8वीं तक 11,400 रुपये निर्धारित किया था। लेकिन आज 14 साल बाद भी शुल्क वैसा का वैसा ही है। हम इनसे लगातार कई साल मांग करते रहे कि इसको कर दीजिए। जब हमको समझ में आया कि हमारी मांगों से काम नहीं होगा तो हम इसको लेकर हाई कोर्ट गए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो शासन को उपहार के तौर पर देना चाहते हैं कि हम सारे बच्चों को फ्री में ही पढ़ा लेंगे, पैसे की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र पांडे, के न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। अंबिकापुर में निर्भया कांड जैसी महिला की निर्मम हत्या को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे बेहद अमानवीय घटना बताया और कहा है कि ना तो कानूनी रूप से और ना ही सामाजिक रूप से इसे स्वीकार किया जा सकता है। मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अपराधी को तुरंत पकड़ने के लिए कड़ाई से कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान हो चुकी है और इस घटना से में अन्य लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। बहुत ही अमानवीय घटना है, न कानूनी रूप से न सामाजिक रूप से वैसी घटना स्वीकार्य है। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैं बाहर था, तुरंत पुलिस प्रशासन को कड़ाई से अपराधी को पकड़ने के लिए निर्देशित भी किया हूँ। अपराधी की पहचान भी हो गई है, दोनों साथ में रहते भी थे कई सालों से, और हो सकता है उसके साथ कोई और लोग भी इन्वॉल्व हों, तो पुलिस बहुत कड़ाई से उसकी खोजबीन कर रही है। बहुत जल्दी वो पकड़ में आ जाएगा और उसका पूरा खुलासा हो। देवघर धार्मिक स्थल होने के बावजूद शहर के कई जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। स्थानीय लोग कई बार नगर निगम से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुधार नहीं हुआ। नवनिर्वाचित मेयर रवि रावत ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ खुद निरीक्षण किया है। उन्होंने पटेल चौक से लेकर सब्जी मार्केट और बाबा वैद्यनाथ मंदिर के वीआईपी गेट तक क्षेत्र का जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया है कि कई जगह पर गंदगी का अंबार
पड़ा हुआ है। मेयर रवि रावत ने सफाई एजेंसी को सख्त निर्देश दिए कि सभी गंदगी तुरंत साफ की जाए। बिल्कुल सही, युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है और युद्ध स्तर पर कार्य भी किया जाएगा। हमारा लक्ष्य था कि 100 दिन में जो है पूरे देवघर नगर निगम को क्लीन करेंगे, लेकिन बराबर जो है शिकायतें आ रही थी मंदिर एरिया में, अंडा पट्टी एरिया में, सब्जी मंडी के बगल में कि इस तरह के। अभी भी सब्जी मंडी के पास गए तो काफ़ी मुर्गा और मछली का जो भिगा हुआ था तो खुला भी हुआ था। और मंदिर एरिया में नाली जाम होकर के पानी रोड पर आ रहा है, जितने भी श्रद्धालु जा रहा है उसको नाली के पानी से धो करके ही जाना पड़ा, जिसकी शिकायतें आ रही थी। तो हमारे साथ सहायक नगर आयुक्त नगर निगम की पूरी टीम जो है आकर के उसका निरीक्षण किया। खबर हजारीबाग से, जहां पर लोसिंगना थाना क्षेत्र की झील में मछली पकड़ने गए युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सरदार चौक निवासी कलीम के रूप में हुई। घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। जानकारी के अनुसार कलीम रोजाना की तरह सुबह मछली पकड़ने के लिए घर से निकला था, लेकिन देर रात घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और झील के पास उससे मछली पकड़ने का सामान, छड़, बंशी और टिफिन मौके पर पाया गया। संदेशा हुआ कि अनहोनी हुई है। देवघर में अखिल भारतीय मध्य देशीय वैश्य सभा का 46वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन गुप्ता ने पत्रकार सम्मेलन में बताया कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल और भूटान से भी प्रतिनिधियों के आने की संभावना है, जिससे कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का होगा। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल, आवास व्यवस्था, यातायात और अन्य सुविधाओं के लिए समितियों का गठन किया गया और समाज के लोगों से सहयोग की अपील की गई है। शहडोल पंडरिया स्टेट हाईवे के बजाक तहसील मुख्यालय के आदर्श ग्राम चाड़ा तिराहे पर ग्रामीणों ने सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया है। लंबे समय से समस्याओं का समाधान न होने से ग्रामीण नाराज हैं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। की हूँ। हमारे यहाँ जो काम करते हैं रोजगार गारंटी में, उसका रेट भी कम डलता है और वहाँ जाते हैं वो बराबर एक दूसरे का फोटो भी सही साथ नहीं होता है। वो फोटो के कारण ये है कि मतलब नेटवर्क नहीं है, तो हमारे यहाँ नेटवर्क भी होना चाहिए। रस्ते हैं ग्राम शिल्पड़ी के में, और नेटवर्क की समस्या और पानी की समस्या, कई कारणों को लेकर हम यहाँ मतलब बैठे हैं। और सबसे मेन समस्या जो हमारे शिल्पड़ी गांव में 3-4 मोहल्ला 5 मोहल्ला है, जोन में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जिनमें कि हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। बोरकर है सर, मैं जन समस्या निवारण के ब्लॉक अध्यक्ष हूँ सर, और सर आदिवासी कांग्रेस से जिला सचिव हूँ सर। यहाँ के क्षेत्र की काफ़ी समस्याएं हैं सर, जैसे कि नेटवर्क की समस्या हुआ सर, नल जल की समस्या सर, जल निगम सर, पूरी योजनाएं ठप है सर इस क्षेत्र में काफ़ी। सर मैं बता दूं कि 90% सर यहाँ पे बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं सर, लेकिन सर बैगा जनजाति के लोगों को सर उनको राष्ट्रीय मानव का दर्जा दिया गया है सर प्रशासन के द्वारा, सर भारत सरकार के द्वारा। आदर्श ग्राम चाड़ा का सरपंच हूँ मैं। यहाँ आदर्श ग्राम में अनेक प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं को लेकर के आज यहाँ चक्का जाम किया गया है। जैसे कि सबसे शुरुआत में यहाँ हॉस्पिटल जो बना हुआ है 50 कमरा का 50 सीटर हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। खबर मुरैना से, हरजौर जिले के गणेशपुर क्षेत्र के निवासी भाजपा नेता के बेटे और उसके चचेरे भाई को लखनऊ पुलिस ने नकली सिगरेट का कारोबार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी शादाब अली और शोएब अली से पुलिस द्वारा करीब 10 लाख रुपए की सिगरेट बरामद होने का दावा किया गया है। दोनों आरोपी लंबे समय से दिल्ली से नकली सिगरेट लाकर यूपी व बिहार सहित अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे।
सीपी सर के निर्देशन में व ज्वाइंट सीपी क्राइम मैम के कुशल मार्गदर्शन में लखनऊ पुलिस की क्राइम टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जो कि अवैध एवं प्रतिबंधित सिगरेट के कारोबार में लिप्त थे। इनकी गिरफ्तारी मोहान रोड थाना क्षेत्र पारा के अंतर्गत किया गया है। गिरफ्तारी में इनसे एक 4 पहिया वाहन एवं 10 लाख का माल बरामद किया गया है। क्राइम टीम द्वारा अन्य पहलुओं के ऊपर जांच किया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित। और इसी बीच आपको कानपुर से खबर बता देते हैं। कानपुर से खबर, कैस्को की अव्यवस्थाओं से परेशान शहर की जनता। यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद कुमार के सामने फूट फूट कर रोई महिला ने बयां किया अपना दर्द। यूपी विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई में जनता के सवाल। यूपीएससी के चेयरमैन अरविंद कुमार के सामने पार्षद के छल के आंसू। फूट फूट कर रोई महिला ने बयां किया अपना दर्द। आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? ज्ञापन दे दिया कर दीजिए कि में एक आदेश एलजी आपके माध्यम से जारी हो जाए कि जो समस्या बिजली से संबंधित एजा में बताया जाए कोई नंबर, तो उसकी समस्या समाधान हो जाए और केसों के कर्मचारियों को गाड़ी मुहैया करा दिया जाए। चेक मीटर लगेगा, फिर एप्लीकेशन दिया, चेक मीटर लगा, चेक मीटर निकलने का फिर एप्लीकेशन, वहाँ जब भाग भाग के कई मरतबा हम परेड कर रहा हूँ, देखिए कि आगे से हम आते हैं, हमारा समाधान के रो के उठाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। फिर काफी दिन दौड़ने के बाद स्मार्ट मीटर हमारा चेंज हुआ। देखिए, आज जो मैं समस्या लेकर आया था, सबसे बड़ी समस्या मैम ये है कि आज हमारे इलाके के अंदर प्रीपेड मीटर इन्होंने लगा दिया है। प्रीपेड हमारा इलाका बाबूपुरवा सबसे गरीब बहुमूल्य इलाका है। बाबूपुरवा, बेगमपुरा, मुंशीपुरा, अजीजगंज। आज इनकी ये पोजीशन हो गई है कि लोग बेचारे रिक्शा चला रहे, गाड़ी चला रहे, मजदूरी कर रहे, 1000 रुपए 2000 रिचार्ज करने के बाद उनकी लाइट कट जा रही। हम कैसा जा रहे हैं, कैसा में सुनवाई नहीं हो रही। इनका जो सीजी नंबर है 1880 1912 मिला रहे, वो सुन नहीं रही। आज हमारे वहाँ बेवा औरत, अभी आपने अंदर देखा होगा, बेचारी बेवा औरत किस तरह रो रही है। कानपुर शहर की आज जनता बिल्कुल रोने पे मजबूर हो गई है, लेकिन ये केसों की आंख नहीं खुल रही। आज मैंने अदालत के सामने, नियामक आयोग के सामने अपनी बात को रखा, अपनी जनता की बात को रखा कि हमारे वार्ड की जनता, हमारे वार्ड ही नहीं पूरे कानपुर शहर की जनता केसा से आज बहुत पीड़ित हो गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये अनुरोध करूंगा कि जैसे केसा की पहले सिस्टम था, जो पहले था कि केसा में लोग बिल लेके जाते थे, मीटर लेके जाते थे, काम हो जाता था, वही सिस्टम, वही कार्य प्रणाली को फिर से लागू कर दिया जाए। 9000 हमारा पहली मर्तबा बिल आ गया, 9000। फिर हम केसा गए, केसा दौड़ दौड़ के 2-3 मर्तबा गए पास के केसा में, कह रहे एप्लीकेशन दे दीजिए तो चेक मीटर लगेगा तभी सही होगा। तब एप्लीकेशन दे दिया, एप्लीकेशन देने के बाद में फिर चेक मीटर लगा, फिर ये हुआ कि तुम्हारा ये मीटर स्मार्ट खराब है। फिर स्मार्ट मीटर हमारा खराब निकला। चेक मीटर के बाद फिर मीटर चेंज हुआ। चेंज होने के बाद में अभी हम दौड़ रहे हैं कि भैया स्मार्ट मीटर अभी दूसरा लग गया तो बिल क्लियर करो। बिल क्लियर के लिए जा रहे हैं, वहाँ पता चला कि तुम्हारा अभी ये जो स्मार्ट मीटर लगा वो अभी अपडेट नहीं हुआ। खबर लखनऊ से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि 6 अप्रैल 1980 को भाजपा का उदय हुआ था। उन्होंने याद किया, उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि पार्टी एक दिन वटवृक्ष की तरह उभरकर देश और प्रदेश में अपनी छवि बनाएगी। शुरुआत में कार्यकर्ता कम थे, लेकिन हौसला मजबूत था। भाजपा ने मात्र 2 सीटों से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और आज केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है।
खबर गोरखपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने अपनी शिकायतें और मांगे सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इनमें व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों से जुड़े मामले प्रमुख रूप से शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। लखनऊ में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कई बातें आज भलीभूत हो रही हैं और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा जिंदाबाद का नारा देश के कोने कोने में गूंज रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यह नारा आज भारत के कोने कोने में गूंज उठता है। इस नारे के गूंजने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक, जो हमारे अनगिनत संख्या में एक तपस्वी की भांति भारतीय जनसंघ को सींचे, भारतीय जनता पार्टी को सींचे, और उन लोगों ने तब सींचा जब कहीं कोई दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की संभावना नहीं थी। 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और स्थापना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत आह्वान कि आप सब आगे बढ़ते जाइए। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न भी हैं, उन्होंने कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार होगी और कांग्रेस के ऊपर देश हंसेगा। क्योंकि कांग्रेस ने संसद में जब हमारे सदस्यों की संख्या 2 थी तो उन लोगों ने उपहास उड़ाया था। तब वह तो आशीर्वाद में देख रहा हूं कि फलीभूत हो रहा है, जो परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये भाजपा आगे बढ़ेगी और भाजपा आगे बढ़ रही। और लखनऊ में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि इस विशेष दिन पर पार्टी ने सभी पूर्वजों को नमन किया जाना चाहिए जिन्होंने पार्टी की नींव रखी है। ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सेवा और संगठन के संकल्प के साथ भाजपा लगातार विकास और जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और अपने उन पूर्वजों का स्मृति करते हुए नमन करता हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लखनऊ में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर भाजपा विधान परिषद सदस्य लालजी निर्मल ने संगठन की शुरुआती यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल 1980 वो दिन था जब भाजपा का उदय हुआ। लालजी निर्मल ने बताया कि उस समय कम कार्यकर्ता था लेकिन बड़ा हौसला था। हमारी राजनीतिक यात्रा 2 सीट से शुरू हुई और आज भाजपा पूरे देश में विकास और उम्मीद का प्रतीक बन चुकी है। केन्यू से बातचीत में और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आज भाजपा का 47वां स्थापना दिवस है। इसको मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएलसी निर्मल जी हैं। सर, किस तरीके से सफर रहा, क्या क्या कठिनाइयाँ, क्या क्या चुनौतियाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 47 वर्ष पूरे हुए हैं स्थापना के और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रारंभ काल से ही लेकर के अपने जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों से कभी विरत नहीं हुई।
चाहे उसके 2 पार्लियामेंट के सदस्य रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी मुद्दों से समझौता नहीं किया और उसका परिणाम रहा कि हमारी सरकारें बने, प्रदेशों में हमारी सरकारें बने। हमारे पास आगामी विधानसभा का 2027 का जो चुनाव है, उस चुनाव में भी हमारी पार्टी की जो रणनीति है और जिस प्रकार से हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, वो 2027 के चुनाव में भी सफलता मिलेगी, पूर्ण विजय होगी। कई राज्यों में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा लगातार दावा कर रही है इस बार सरकार में, पिछली बार भी ऐसा दावा था, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए अब पिछली बार से लेकर के अब तक काफी गंगा में बहाव हो चुका है और जो पश्चिम बंगाल की स्थितियां हैं उसमें पूरी तरह साफ दर्शित हो रहा है कि अब की बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। बिल्कुल, हमारे साथ जो है विधान परिषद सदस्य लालजी निर्मल सिंह का साफ कहना है कि लंबा सफर रहा भाजपा का, साथ ही साथ जो है पश्चिम बंगाल को लेकर कहना है कि वहां पर भी इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। लखनऊ से के न्यूज के लक्ष्मण कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने पार्टी के शुरुआती दौर को याद करते हुए कहा कि उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह संगठन एक दिन वटवृक्ष बनकर उभरेगा। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआत में कार्यकर्ता कम थे, लेकिन हौसला मजबूत था। पार्टी ने मात्र 2 सीटों से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और आज उसी मेहनत के दम पर केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही है। आज भाजपा का 47वां जो स्थापना दिवस है, इस मौके पर बात करने के लिए जो हमारे साथ विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी। सर, एक लंबा सफर रहा, कैसे अनुभव है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनसंघ के बाद जब 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो इस पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सोच, एक कार्यक्रम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय जी के मानकों पर, उनके कार्यक्रम, उनके रोड मैप पर कार्य करने का कार्य प्रारंभ किया। और हम कह सकते हैं कि हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच के अनुरूप पार्टी ने आज देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने का काम किया है। देशवासियों को भी एक अच्छा अनुभव है और निश्चित रूप से जिस तरीके से देशवासियों का समर्थन मिला है, पार्टी का मनोबल बढ़ा है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और आने वाले समय में विश्व गुरु बने भारत, इसके लिए हम सब का प्रयास अनवरत जारी रहेगा। सर, पश्चिम बंगाल समेत तमाम राज्यों में चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर के बड़ी बातें हो रही हैं। एक और तो ममता बनर्जी उनकी पार्टी कह रही है कि वोट काटेंगे, दूसरी ओर जीत का दावा भी कर रही है। जब वो हारने लगते हैं तो इस तरीके की बात करने लगते हैं और जब वो जीतते हैं तब उनको सब कुछ ठीक लगता है, सारी व्यवस्था ठीक लगती है। वोट चोरी का जो इल्जाम है वो गलत है, निराधार है और जिस तरीके से उन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करी है, आज बंगाल की जनता जो है उसको समझ चुकी है। जनता त्रस्त है और जनता परिवर्तन चाहती है। बंगाल के परिणाम वही दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर नीरज वोरा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर के भाजपा ने काफी प्रयास किए और तब जाकर के आज यहाँ तक पहुंची। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ। खबर मथुरा से, जहां पर मोहन भागवत 7 अप्रैल को वृंदावन मथुरा का दौरा करेंगे। उनका कार्यक्रम सुबह 10 बजे वृंदावन के मलूक पीठ में आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के साथ शुरू होगा। इसके बाद 10:40 पर वो मलूक पीठ गौशाला बंसीवट पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। करीब 10:50 से लेकर 1 बजे तक मंची और आरक्षित कार्यक्रम में उनकी सहभागिता रहेगी। दोपहर 1:10 पर मोहन भागवत मथुरा के केशव भवन सरस्वती कुंड पहुंचेंगे और स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हासिल होता है। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के जमौली गांव में दबंगों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि उनके देवर पर जानलेवा हमला किया गया और बीच बचाव में उनके साथ भी मारपीट हुई। घटना में दूसरे परिजन को रास्ते में रोककर लाठी डंडा और लोहे की रॉड से पीटा गया। आरोपियों ने जाते जाते पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गाड़ी उन लोगों ने
भयानक हो रही है। हटो तुम लोग हटो। गिलास वही नीचे धरी, नीचे गिलास। गाड़ी व्यवस्था करके सबको बुंदेलखंड सहित पूरे बांदा में हुई बर्फबारी और भीषण आंधी तूफान और बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। किसानों को भुखमरी की समस्या के साथ बेटियों की शादी और बैंकों के कर्ज भरने की समस्या ने आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया है। किसानों की दुर्दशा को लेकर बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर तत्काल किसानों की बर्बाद फसलों का सर्वे कराकर मदद दिलाए जाने की मांग की है। पिछले एक सप्ताह से आए दिन हो रही ओलावृष्टि व तेज आंधी तूफान के चलते किसानों की कटी और कटाई के लिए तैयार फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान देखने को मिला है। बैंकों के कर्ज, बेटियों की शादी को लेकर लोग दहशत में हैं। मेरा नाम रामसेवक प्रजापति, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बांदा। हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के उससे महामहिम राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहली बात तो पहला ज्ञापन है, हमारा पहली मांग है कि किसानों की जो अति ओलावृष्टि हो गई, बेमौसम बारिश हो गई, तेज से बारिश हुई, जिसमें से फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। किसान तबाह है, उनका पुनरीक्षण करवा करके मुआवजा दिलाया जाए और बीमा कंपनियों को भी आदेश किया जाए कि उनको उचित बीमा की धनराशि उनके खातों में किसानों को भेजी जाए। अभी जो बेमौसम बारिश हुई है और उसमें तमाम जो हमने देखा कई जगह तो भारी नुकसान है, तो उसका मुआयना करा के, उसकी जांच करा के उचित उसका मुआवजा दिया जाए और बीमा कंपनियों से भी कहा जाए कि उनका मुआयना करा के उनको बीमा की धनराशि उपलब्ध कराई जाए। हम खड़े हैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर पर और मैं आपको बता दूं कि आज बहुजन समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यहाँ आ जाकर के जो पिछले दिनों ओलावृष्टि, आंधी तूफान आया था और जिससे किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, आज किसानों की बर्बाद फसल को लेकर के यहाँ पर महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा है कि इसके सर्वे कराया जा रहा है और उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन क्या बीमा कंपनियां जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए बीमा के नाम पर किसानों से लिए हैं, क्या उसका उचित मुआवजा इन किसानों को मिलेगा? आज हमारे साथ है बसपा के जिला उपाध्यक्ष, आज इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम खान एडवोकेट, बहुजन समाज पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ बांदा का। आज ये किस तरह का ज्ञापन था और क्या मांगे हैं आप? हमारा ये है कि सैकड़ों किसान तबाह हो गए, ओलावृष्टि से फसल तबाह हो गई है, किसान बर्बाद हो गया है। वर्मा जी, इस समय जो ओलावृष्टि हुई उससे कितना नुकसान हुआ है? उसमें किसानों का लगभग 75% नुकसान हुआ है और इतना ओला पड़ा है कि लोग किसान चादर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर ऐसे हालात हैं तो किसान अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा, तो बैंक का कर्ज कैसे भरेगा? यही तो समस्या है। यही सरकार को जो है सोचना चाहिए किसानों के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ओलावृष्टि पर आज बसपा के सैकड़ों पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, क्या सरकार इनकी सुनेगी, क्या किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन किसान परेशान हैं, किसान लगातार बर्बाद हो गया है, इस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। आगरा में 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर आगरा परियोजना की सौगात देंगे। इस परियोजना में 5,142 करोड़ रुपए की लागत से 10 नई टाउनशिप का शिलान्यास और भूमि पूजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रायपुर रहनकला में विकसित होने वाली ये टाउनशिप आधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट टाउनशिप होंगी, जिसमें आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं की उत्तम सुविधाएं होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।
अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर राज्य महिला आयोग के प्रदेश अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ओलंपियन स्कूल शिकारपुर पहुंची और छात्राओं तथा महिलाओं को जागरूक किया। स्कूल पहुंचने पर उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि सभी माता पिता को अपनी बेटियों और बहनों को सशक्त बनाना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि शिकारपुर तहसील क्षेत्र का गाँव खखुड़ा उनकी जन्मभूमि भी है। कार्यक्रम में उनके पिता भी मौजूद रहे। देखना सामने, मैम देखना, मैम महाराजगंज के कुल्हुई थाना क्षेत्र के मोगलहा इलाके में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ का एक खतरनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग मौलाना सड़क पर बाइक से खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के खुले सड़क पर इस तरह स्टंट करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। अरे चाचा हीरो अरे जी अरे चाचा है, अरे चाचा हीरो। झांसी के रक्सर थाना क्षेत्र स्थित रेलवे डैम में नाव पलटने से डूबे छात्रा आतिफ का शव बरामद कर लिया गया है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से सोमवार को उसका शव पानी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम 11वीं के 4 छात्र नाव लेकर डैम में उतरे थे, तभी अचानक नाव पलट गई। हादसे के दौरान 2 छात्रों को मौके पर ही बचा लिया गया, जबकि आतिफ और वेदांत गहरे पानी में डूब गए थे। घटना के बाद से चल रहे सर्च ऑपरेशन के तहत अब आतिफ का शव मिल गया है, जबकि दूसरे छात्र वेदांत की तलाश अभी भी जारी है। वो नाव हम लोग हाईजैक करके पूरे मेरा भतीजा आतिफ और उसके कुछ दोस्त यहाँ पर घूमने आए हादसा हो गया। अभी बॉडी मिली है। आतिफ नाम था बच्चे का, 19 साल की उम्र। कितने लोग आए थे? कितने 4 बच्चे आए थे। अभी जो जानकारी है 4 आए थे। एक इसकी आतिफ की बॉडी मिल गई है, दूसरे की अभी तलाश चल रही है, मिली नहीं। आतिफ जी एक लौता बच्चा था, एक ही बच्चा क्या कर रहा था? इधर पढ़ रहा था क्या? नाव से गए थे बच्चे नदी में? ऐसा इसलिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो पता चला गांव वालों से कि नाव 11th में था, अपने इसमें है माउंट लिटरा में पढ़ता था। आप लोगों को कब जानकारी मिली? हम लोगों को शाम को 6:30 बजे इसकी जानकारी मिली। फिर अभी रेस्क्यू कब से चल रहा है? रेस्क्यू तो रात भर से चला है। अभी सुबह जाके इसकी बॉडी गोताखोरों ने निकाला या स्थानीय लोगों ने निकाला? स्थानीय लोगों ने, मुझे जानकारी है कि स्थानीय लोगों ने निकाला है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव जसर में 10 महीने की बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी वंदना पति देवेंद्र अपनी 10 महीने की बेटी को दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के पास आई थी। इस दौरान बच्ची रो रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे, बच्चे को चुप कराने के बहाने अपने साथ ले गए और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पीछा कर एक आरोपी युवक को पकड़ लिया, उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस और ग्रामीणों की तत्परता के चलते बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया।
लिया गया है। खबर है संभल से, जहां पर धनारी थाना क्षेत्र के फिरावटी गांव निवासी भाड़े पर बोलेरो पिकअप चलाने वाले पिता पुत्र के अचानक लापता होने का एक मामला सामने आया है। घटना के बाद से परिजन बेहद परेशान हैं और पुलिस से जल्द ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि फिरावटी गांव निवासी भीमसेन और उसके पिता नरेश भाड़े पर बोलेरो पिकअप चलाते हैं। परिजनों के मुताबिक 2 अप्रैल को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कॉल कर मेरठ से मजदूरों को लाने के लिए गाड़ी बुक कराई थी, जिसके बाद पिता पुत्र गाड़ी लेकर मेरठ के लिए रवाना हो गए थे। इसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चला। मामला है, मेरा पति और मेरा लड़का बुलाया है घर से फोन करके, अन्य फोन से फोन नंबर गया घर है, मेरे पति के ही फोन में नंबर है, बात करी है। उन्होंने न बोला कि हमें मेरठ से लेबर लेके आनी है, हमारा भाई ठेकेदारी करता है। मेरे पति घनिया से घर से जब 7:30 बजे घर से निकले, आज पूरे 5 दिन है, मेरे पति की कोई सूचना मुझे नहीं मिल पाई है। मैंने तहरीर भी थाने में दी और मेरी किसी ने पुलिस वाले ने कोई गौर नहीं करी है। दोनों मेरे बाप बेटा हैं। आज आप पुलिस कप्तान कार्यालय आएंगे, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने न कही हम पूरी कोशिश करेंगे, उन्होंने हमको तसल्ली बांध दी है। कितनी तारीख की घटना रही होगी? आज 5 दिन है, 2 तारीख की है। और इसी बीच बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक, बड़ी जानकारी आपको बता दें। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक सामने आई है। बैरियर तोड़कर परिसर में घुसी कार। दिल्ली विधानसभा से जुड़ी बड़ी जानकारी, सुरक्षा में चूक सामने आई। नकाबपोश ने कुछ फेंका और फिर भाग गया। दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा बैरियर को तोड़कर एक कार घुसी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश को भी तेज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको हम बता दें। बैरियर तोड़कर परिसर में एक कार जा घुसी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नकाबपोश ने अंदर कुछ फेंका और उसके बाद भाग गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच पड़ताल। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी की तलाश तेज। अहम जानकारी दिल्ली से आपको हम बता दें। दिल्ली विधानसभा में बड़ी चूक सामने आई है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बैरियर तोड़कर परिसर में जा घुसी कार। अंदर नकाबपोश ने पहले कुछ फेंका और फिर भाग निकला। पुलिस अब जांच कर रही है। आरोपी की भी तलाश तेज कर रही है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता दें। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। बैरियर तोड़कर परिसर में जा घुसी है कार। बड़ी जानकारी आपको बता दें। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। नकाबपोश अंदर घुसा, उसने कुछ फेंका और उसके बाद भाग निकला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं।
अखिलेश जी, पूरी जानकारी क्या है? विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक नकाबपोश व्यक्ति अंदर जाता है, बताया जा रहा है कि बैरियर तोड़ा गया, कार गई, उसके बाद फिर वो शख्स वहां से भाग गया कुछ फेंककर। पूरी जानकारी क्या है? अखिलेश जी, आवाज मिल रही है आपको? पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में चूक सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैरियर तोड़कर परिसर में जा घुसी कार। अंदर नकाबपोश ने पहले कुछ फेंका और फिर भाग निकला। तलाश जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैरियर तोड़कर परिसर में जा घुसी कार। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पूरी जानकारी क्या है? कौन था ये शख्स? अब तक कोई जानकारी मिल पाई क्या? देखिए, दिल्ली विधानसभा में कार घुसने की घटना करीब 2 बजे के पास बताई जा रही है कि यूपी 32 के नंबर की लखनऊ की गाड़ी है। ये गाड़ी विधानसभा के गेट नंबर 2 से अंदर घुसी थी और ये गेट पर जो बैरियर लगा है विधानसभा उसको तोड़ते हुए अंदर चली गई। बताया जा रहा है कि इसमें नकाब चालक था जिसने स्पीकर के दफ्तर की तरफ जाकर गाड़ी जाकर वहां पर उसमें फरार हो गया। इसके बाद सुरक्षा में तैनात मैंने गाड़ी को घेर लिया। हालांकि जो गाड़ी की पहचान की गई उसके हिसाब से उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यूपी 32, उससे गाड़ी के मालिक की डिटेल निकाली जा रहा है कि वो कौन है, कहाँ से ताल्लुक रखता है, क्या करता है, उसका क्या है। दूसरा, गाड़ी वही लेके आया था या फिर गाड़ी कोई और लेके आया या फिर गाड़ी उसकी चोरी की गई थी या गाड़ी कैसे थी। तीसरा सबसे बड़ा बात है कि जो स्पीकर की तरफ गया तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो नकाबपोश था जो गाड़ी लेकर अंदर घुसा था, आखिरकार जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके दफ्तर की ओर क्यों जा रहा था। और जो ये सारी घटना पूरी जो दिल्ली विधानसभा के अंदर कैमरे लगे उसे सीसीटीवी में कवर हुआ है। फिलहाल ये बड़ा सवाल है सुरक्षा के लिहाज से कि आखिर दिल्ली की विधानसभा जैसी जो सेंसिटिव एरिया है उसमें कैसे ये कोई भी गाड़ी घुस जाती है और फिर बैरिकेडिंग तोड़ देती है और वहां पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था में कैसे चूक हुई, ये बड़ा सवाल उठाता है। और दिल्ली सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस तमाम ऐसी चीजों पर सवाल उठता है कि आखिरकार ये कौन लोग थे। फिलहाल भी पुलिस की तरफ से कोई भी सूचना नहीं दी गई है। पुलिस लगातार इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और गाड़ी नंबर जो लखनऊ का है यूपी 32 उसके आधार पर उन लोगों तक पकड़ने की और पहुंचने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार नकाबपोश कौन थे, कार लेके कैसे आए थे, मंशा क्या थी और वो मंशा थी तो उसके पीछे क्या साजिश थी और साजिश करता कौन है। तमाम तरह के सवाल हैं। फिलहाल इसमें कुछ देर में पुलिस देगी सूचना, उसके आधार पर आगे की तस्वीर साफ होगी कि आखिर मामला क्या था। बिल्कुल साफ तौर पर अब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। अखिलेश जी, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये सुरक्षा में चूक हुई और क्या कर रहे थे जो जिम्मेदार वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, क्योंकि बैरियर तोड़कर एक कार अंदर तक चली जाती है। अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हो गए इस घटना के बाद। देखिए गरिमा, अगर अब की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर वो ड्राइवर कौन था, नकाबपोश कौन था जो गाड़ी लेकर अंदर घुसा था विधानसभा के गेट नंबर 2 को बैरियर तोड़ते हुए अंदर गए थी। इसको लेकर कहा जा सकता है कि कोई न कोई इसमें बड़ी साजिश थी। गाड़ी की जांच में अभी तक कोई विस्फोटक या उस तरह की चीजें दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है। अगर दिल्ली पुलिस को कुछ संदिग्ध सामान या कुछ विस्फोटक जैसे सामान मिले हैं तो उस पर अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई अपना बयान नहीं जारी किया गया है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली विधानसभा जैसे सुरक्षा व्यवस्था से चाकचौंध
एरिया में कैसे वहां पर वो घुसने में कामयाब हो जाती है, और ये सबसे बड़ी है। और फिलहाल इसको लेकर दिल्ली पुलिस का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे शख्स के मामले में जब तक पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान न दिया जाए तो कहना बिल्कुल आए, थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी चूक सामने आई। शुक्र आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां पर नकाबपोश अंदर घुसा और फिर भाग गया। बैरियर तोड़कर एक कार दिल्ली विधानसभा के भीतर पहुंच गई थी। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र में, जहां ग्राम सभा ससनई के सलखन पावर हाउस के पास में बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। घर के पास लगे हाई टेंशन लाइन के इस्टे तार में खेल रहे 2 मासूम बच्चे करंट की चपेट में आकर झुलस गए। बताया जाता है 2 वर्षीय राम प्रवेश और 3 वर्षीय अर्चना खेलते समय करंट की चपेट में आ गए। बच्चों को बचाने दौड़ी उनकी मां सुल्तानी भी झुलस गई। तीनों को परिजन और ग्रामीणों की मदद से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। बदायूं में बसौली बदायूं रोड पर फार्मटेक ट्रैक्टर्स एजेंसी और नवदीप हॉस्पिटल के सामने रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास पुत्र रामपाल ग्राम मोतीपुरा मजरा बीघानाल नगला और थाना बसौली के रूप में हुई है। हादसे के समय बस चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक का शव कब्जे में ले लिया। खबर हल्द्वानी से है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में किसान मंच ने आरटीआई में सामने आए आंकड़ों के आधार पर कोष के वितरण पर गंभीर सवाल उठाए। संगठन का आरोप है कि व्यवस्था विवेकाधीन नहीं संपर्काधीन है। किसान मंच ने दावा किया कि 2023 से 24 और 24 से 25 के दौरान केवल चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ही करीब 6 करोड़ 65 लाख रुपए वितरित किए गए। उनका कहना है कि वितरण में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी रही। मंच ने कुछ प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक रूप से जुड़े नामों को लाभ मिलने का भी आरोप लगाया है। में जब हमने मुख्यमंत्री राहत कोष विवेकाधीन कोष के बारे में जब आरटीआई एक फाइल की, मुख्यमंत्री के गृह जनपद उधम सिंह नगर और कार्य क्षेत्र जो उनका है चंपावत जिले की, तो हमने ये पाया कि जो पात्र गरीब लोग हैं, जो वाकई व्यवहारिक लोग हैं, उन्हें 3 से 5 हजार रुपए का राहत कोष से अमाउंट मिल रहा है, जो तहसील और कई कागजों के बाद मिलता है। लेकिन वहीं जो भाजपा के रसूखदार लोग हैं, जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, जैसे कि ये एक आप देखिएगा, ये सदस्य हैं उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के सदस्य हैं उत्तराखंड प्रदेश के, इनको 5 लाख दे दिया गया। देखिए, इसमें पूरी तरीके से बंदरबाट मुख्यमंत्री राहत कोष में की गई है। हमने जो जानकारी जुटाई उसमें हयात सिंह मेहरा जी, संतोष कुमार जी, ऐसे तमाम चंपावत और उधम सिंह नगर के ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए के बिल फाड़े गए हैं, और जो असल जरूरतमंद है उनको 2-2, 3-3, 5-5 हजार में निपटाया गया। और हम ये भी कहना चाहते हैं, कोई एक अध्यक्ष है जिसके नाम से 5 लाख का बिल फाड़ा गया है, और एक जिलाधिकारी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में कहीं जिलाधिकारी को देने का कोई प्रावधान नहीं है। खबर है सीकर से, जहां पर रींगस थाने के सामने स्थित शिव शक्ति मोटर बॉडी वर्कशॉप पर वेल्डिंग करते समय गैस बनने से इंडियन ऑयल का टैंकर धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कारखाने का शेड दूर जा गिरा। तो वहीं वेल्डिंग करने वाले कालूराम वर्मा, कमलेश व सायरमल पवरिया गंभीर घायल हो गए, जिन्हें वर्कशॉप संचालक सुरेश कुमार वर्मा ने लोगों की मदद से 2 अलग-अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया है। बताया कि टैंकर में पानी भरकर वेल्डिंग की जा रही थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
धनबाद शहर में एक बार फिर बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमा अलर्ट मोड में आ गया और कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आ गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी तरह की धमकी देने वाले एक शख्स को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बावजूद आज फिर धनबाद कोर्ट को धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। सूचना मिलते ही धनबाद पुलिस ने आरपीएफ की डॉग स्क्वाड टीम के साथ पूरे कोर्ट परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया। कोर्ट के कोने कोने की बारीकी से जांच की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।